अबे 2 दिन में कंप्लीट करो। कि पापा बहुत होशियार हैं, इसके भैया मैथ्स में हमारे सवाल नहीं बनते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज अतर भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है, द मोस्ट डरावना सब्जेक्ट जिसका नाम है मैथ्स। मतलब मैक्सिमम बच्चे या तो मैथ्स को नफरत करते हैं, या तो उससे डरते हैं, या तो उससे हमेशा परेशान रहते हैं। और सिंपल सी बात, अगर आपके मैथ्स में नंबर कम आते हैं और अब बोर्ड्स का साल है तो आप डरोगे, इसी आपको डर लगेगा, इसी मतलब बहुत ही लॉजिकल बात है। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार एक तो पहली मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं, ऊपर से 10th बोर्ड्स का साल है, अगर इस साल भी नंबर कम आए मैथ्स के अंदर तो मेरा परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अथर्व भैया यहाँ पर तुम्हारे लिए बस इसीलिए खड़ा है, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। आज इस वीडियो के बाद में तुम्हें मैथ्स से लिटरली बिल्कुल इश्क मोहब्बत हो जाएगी। तुम बोलोगे कि यार मैं फालतू में इस सब्जेक्ट से डरता था, इतना कुछ भी नहीं है सब्जेक्ट में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 3-4 सालों से सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तो पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बच्चों की एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। दूसरी बात, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, राइट। तुम्हारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल रूट लेवल पर, बिल्कुल डीपली मैं समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, ठीक है। तो एक एक दिक्कत को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और इस वीडियो के अंदर उस एक एक प्रॉब्लम को, उस एक एक पेन पॉइंट को हम लोग बिल्कुल जड़ से उठा के फेंक देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा वीडियो के अंदर, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो बच्चों को जनरली मैथ्स में आती है। मैंने हजारों बच्चों से इंटरेक्ट कर लिया, बात कर ली, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम समझ ली। अगर हम सबको कंपाइल करें तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके अंदर बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट नहीं बनना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट, मैथ्स में सवाल नहीं बनते, जिस कारण से नंबर कम आते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम, मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब देखो, दूसरी और तीसरी दोनों ही जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इंटरलिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका मैथ्स में सवाल नहीं बनेंगे तो नंबर नहीं आएंगे, और अगर नंबर नहीं आते तो हमको उस सब्जेक्ट से डर लगता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग एक एक प्रॉब्लम को उठाते हैं, उसका सॉल्यूशन जानते हैं और डन, ठीक है जी। सबसे पहली प्रॉब्लम है इंटरेस्ट नहीं आना, है ना। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता। अब देखो क्या होता है ना, इंटरेस्ट नहीं आने के कुछ कारण है, रीजन है, वो हम समझते हैं। तुम एक बात समझो कि मैक्सिमम बच्चे मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं भैया, क्या बात कर रहे हो? मैथ्स एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन मैथ्स को हमें एज अ रूटीन ट्रीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं ना, एक एक करके समझ में आएगा, और एक एक चीज का मैं तुमको सोल्यूशन भी दूंगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम मैथ्स को एज सब्जेक्ट ट्रीट करोगे ना, क्या होता है, हमारा साइंस सब्जेक्ट है, सोशल सब्जेक्ट है, एग्जाम के एक दिन पहले हम साइंस या सोशल का कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ के उसको रट के एग्जाम में जा सकते हैं। लेकिन हम ऐसी चीज मैथ्स में नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स में हमको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसी को लेकर एक बहुत ही शानदार कोड जो है, जो मैंने पढ़ा है, और मैं जनरली ये चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अच्छी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ हमेशा शेयर करते रहूँ। और बहुत अच्छा कोड है, कोई फालतू कोड नहीं है, बेसिक सा बहुत अच्छा कोड है। द सीक्रेट टू जीनियस इज नॉट जेनेटिक्स बट डेली प्रैक्टिस मैरिड विथ रिलेंटलेस परसिवरेंस। अब कोड तो याद रख नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि हम जनरली बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत होशियार है, इसके पापा बहुत होशियार है, इसके परदादा बहुत होशियार है। लेकिन एक्चुअल में कैसा है ना कि ये कोड ऐसा कहता है कि द सीक्रेट टू जीनियस इज नॉट जेनेटिक्स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके जेनेटिक्स में जो जीनियसनेस है, वो जो जीनियसनेस, जो इंटेलिजेंस है वो हो। अब सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे देश में ऐसे जो जिनके पेरेंट्स शायद क्रिकेटर नहीं है, कुछ और ही जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्रिकेटर बने हैं। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करता हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी डेली प्रैक्टिस और उनका रिलेंटलेस परसिवरेंस उनको आज जहां पहुंचाया है, वहां पहुंचा पाया। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं ड्राइविंग की बात करता हूं, ये सब मैं तुमको क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। अगर मैं ड्राइविंग की बात करता हूं, क्या तुम ड्राइविंग एक बार में सीख सकते हो? क्या फिर तुम देखे देखे ड्राइविंग सीख सकते हो कि यार वाह ये क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ये गियर है 5 और ये रिवर्स गियर है, बस मैं सीख गया गाड़ी? नहीं, 10-15 दिन जब तक गाड़ी चलाओगे नहीं तब तक ड्राइविंग आएगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि साइंस, सोशल, आपके जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे आप पढ़ के, थ्योरी समझ के या फिर रट्टा मार के भी दिमाग में रख सकते हो, लेकिन मैथ्स एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जहां पर आप सम्स को याद नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जिसका सोल्यूशन है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस तो भैया हमको भी पता है कि मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है, इसमें आप नया क्या बता रहे हो? ये इस नजरिए से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो, इंटरेस्ट नहीं बनने का कारण सबसे पहला ये होता है कि हम लोग हर चीज में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। क्या होता है, मैथ्स में बच्चों को जनरली डर लगता है, तो वो क्या करते हैं कि टालते रहते हैं।
और एंड में जाके इतना सिलेबस बन जाता है कि फिर बहुत डर लगता है। हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें एक गोल बना लेना है कि भैया मैं डेली 1 घंटा तो मैथ्स पढ़ूंगा ही, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं साइंस पढ़ रहा हूं, सोशल पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, मैं डेली 1 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर मैं डेली सोता हूं, जागता हूं, स्कूल जाता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, खाता हूं, तो मैं डेली मैथ्स भी करता हूं। इसको पढ़ाई जैसा ट्रीट मत करो, इसको डेली रूटीन की तरह ट्रीट करो। बहुत नेक्स्ट लेवल चेंजेस तुमको देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर अगर तुम मैथ्स को एज डेली अपने लाइफस्टाइल बना लो इसको। यार जैसे मैं रोज खाता हूं, सोता हूं ना, वैसे मैं डेली 1 घंटा मैथ्स करता हूं, चाहे तुम बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, हम यहाँ पर मैथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक डेली गोल बना लो। मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, इससे तुमको इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। जैसे कि मान लो कि तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो, ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल 4 एक्सरसाइजेस हैं, तो एक गोल बना लो डेली, है ना, कि मुझे भाई रोज की एक एक्सरसाइज फिनिश करनी है, ठीक है। अब अगर एक एक्सरसाइज 40 मिनट में 50 मिनट में फिनिश हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर वही एक एक्सरसाइज को करने में 1.5 घंटा लग गया तो भी कोई बात नहीं। बड़े चैप्टर्स को देखो, तुम्हारे पास 14-15 चैप्टर्स हैं, उनको भी बीच बीच में डिवाइड करो। हर एक मान लो कि हर एक आपके चैप्टर में 5 एक्सरसाइज है, तो आज एक कर ली, कल एक कर ली, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है। इस समय का अगर तुम यूज कर लोगे ना, मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हें मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। क्या लगता है एक एक्सरसाइज में 10 सवाल हैं, 10 सवाल नहीं कर सकते तुम? कर सकते हो ना। और इंटरेस्ट बनेगा, आगे जाकर तुमको बता दो मैं कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहली ये चीज है हमारी, ये हमको डेली करना है। ये नोट डाउन कर लो, तुम कहीं पर भी नोट डाउन कर लो। मुझे हर एक बच्चे की कल से इंस्टाग्राम स्टोरीज चाहिए कि भैया हम लोग 1 घंटा रोज मैथ्स कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो वो भी मुझे बताओ, इंस्टाग्राम पे टैग करो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन रोज 1 घंटा मैथ्स होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तुमको लगता है बड़ी एक्सरसाइज है, अबे 2 दिन में कंप्लीट करो। 20 क्वेश्चन है, 2 दिन में करो 20 क्वेश्चन, पर करो तो सही, डेली प्रैक्टिस तो करो। दूसरी मेजर प्रॉब्लम, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। मैं तुमको टाइम स्टैम्प बता देता हूँ कि यहां से लेकर यहां तक तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर तुम वीडियो 2x पे देख रहे हो उसको थोड़ा कम कर लो, 1.5x 7x पे कर लो, लेकिन ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्शन मतलब सवाल क्या है, मैथ्स के सवाल नहीं बनते, ठीक है, सवाल नहीं बनते। ये सवाल, ये प्रॉब्लम मैंने मैक्सिमम बच्चों से देखी है। मैंने जब भी बच्चों से इंटरेक्ट किया है, जूम सेशंस पर भी जब हमने इंटरेक्ट किया, बाय द वे आगे जाकर तुमको चलो बताता हूं मैं, तो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि भैया मैथ्स में हमारे सवाल नहीं बनते। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने ये देखी है कि बच्चे एनसीईआरटी छोड़ के पहले आरडीआरएस लगाते हैं। वो बच्चे भी जिनकी मैथ्स वीक है, जिनको मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, इस डर के चक्कर में, इसके चक्कर में कि कहीं बोर्ड्स में आरडीआरएस के सवाल नहीं आ जाए, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे स्कूल्स में या कोचिंग में बोला जाता है कि आपको ये सवाल करके लाने हैं, वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि पहले वो आरडीआरएस कर रहे हैं, उसके बाद में वो एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं। तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जो सवाल तुमसे करूंगा ना, तुम अपने आप सवाल का जवाब जान जाओगे। क्या तुम गली क्रिकेट के लेवल पे बुमराह की बॉलिंग फेस कर सकते हो? सोच के मुझे बताओ। या फिर शेन वॉर्न की बॉलिंग फेस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, बिकॉज हम अभी गली क्रिकेट के लेवल पे हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पे है। सिमिलरली जब आप मैथ्स की शुरुआत कर रहे हो, जब आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लगता, डर लगता है, तो आप सीधा आरडीआरएस कैसे कर सकते हो? समझ लो मेरी बात को। तो सबसे पहली चीज, और बच्चों को हाँ ये दूसरा डर भी रहता है कि कहीं भैया ये सवाल उठ के एग्जाम में नहीं आ जाए। देखो मेरी जान, एक बात तुमको सिंपल सी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम सवाल आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे। और अगर आपको खुद वेरीफाई करना है, पिछले 10 साल के सवाल उठाओ, ठीक है, पीवाईक्यूज उठाओ, आप देखोगे मैक्सिमम सवाल एनसीईआरटी के सवालों से ही मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो गया होगा शायद, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखो कि आपके मैक्सिमम सवाल तो एनसीईआरटी में से आते हैं, राइट। इसका मतलब यह है कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम एनसीईआरटी सॉल्व करें। उसके बाद आप करो ना, आपके पास टाइम है, आपको मजा आता तो करो आरडीआरएस, कौन मना कर रहा है आपको। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। और अगर कभी गलती से आरडीआरएस का सवाल दिख भी गया आपको, तो वो आपको पीवाईक्यूज में दिख जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस चैप्टर में से ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं लेकिन आरडीआरएस का है शायद, तो मैं कर लेता हूँ। क्लियर है बात? तो पहली प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए कि हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करें, ठीक है। अब ये क्लियर है सबको कि आरडी और आरएस में क्या परेशानी है, मतलब आरडी और आरएस में जो है और एनसीईआरटी में अपने को सबसे पहले क्या करना है। अच्छा भैया ये तो हमको क्लियर हो गया कि हमारी प्रायोरिटी एनसीईआरटी होनी चाहिए, उसके बाद हम आरडीआरएस कर लें, ठीक है। अब यहां पर सवाल नहीं बनते हैं,
इसका तुमको एग्जैक्ट सोल्यूशन मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जो भी लेक्चर आप देख रहे हो ना, मतलब ट्राई ये करना कि जो भी लेक्चर, ऑफ कोर्स अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में या स्कूल में पढ़ रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो ऐसा लेक्चर सिलेक्ट करो। अब जो मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जो भी लेक्चर आप पढ़ रहे हो ध्यान से एक चीज ध्यान रखना कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट पूरा समझाया गया है, और दूसरा मैक्सिमम एनसीईआरटी के सवाल करवाए गए। इससे क्या है ना कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये लेक्चर देखने के बाद में ना मतलब मेरी बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। बाय द वे एक बात आपको बता दूं कि यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग हमारे कोर्स के अंदर फॉलो करते हैं। तो जो तबाही 33 कोर्स है, जो बैच है, इसके अंदर हम लोग ए से लेकर जेड तक, मतलब आप समझ लो कि पूरा सिलेबस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में एनसीईआरटी के 90% सवाल हम उसके अंदर सॉल्व करते हैं, है ना। तो मस्त ऐसी बिल्कुल तगड़ी प्रिपरेशन हम लोग उसके अंदर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो एनरोल कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर बहुत ही ईजिली एनरोल कर सकते हो। आप अगर एंड्रॉइड यूजर हो उसके लिए भी अलग लिंक दे रखिए, और अगर आप iOS या फिर वेब यूजर हो उसके लिए भी अलग लिंक दे रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम लोग आते हैं सवालों पर। सवाल नहीं बनते ना, मैं तुमको बता दूं, देखो आपने क्या किया, लेक्चर देखा या फिर आपने एनसीईआरटी सॉल्व करना चालू किया, ठीक है। पहला सवाल क्या, पहला सवाल करने के बाद में अगर आपसे वो सवाल बन गया, वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं बना, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका सॉल्यूशन देख लिया। ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, वेरी गुड। फिर आप दूसरे पे आए, आपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर सवाल सॉल्व किया, नहीं आया, उसका सॉल्यूशन देख लिया। आपने सॉल्यूशन देखा, फिर आप थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। ओके जी, ये चीज आपको तब तक करनी है जब तक सेम ही कॉन्सेप्ट के सवाल आपको तब तक सॉल्व करने जब तक आप लोग लगातार 3 से 4 सवाल बिना देखे सॉल्व नहीं कर लेते। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ, पहला सवाल आपने क्या, नहीं बना, आपने सॉल्यूशन देखा। दूसरा सवाल क्या, नहीं बना, सॉल्यूशन देखा। तीसरा सवाल क्या, नहीं बना, सॉल्यूशन देखा। एक ही कॉन्सेप्ट का है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपका मैथ्स के अंदर, उसका सवाल है, ठीक है। फिर आप फोर्थ पे आए ना, फोर्थ सवाल आपका बिना देखे बन गया, लेकिन यहां पर अपने को रुकना नहीं है, अपने को मिनिमम 3 से 4 सवाल सेम कॉन्सेप्ट के सॉल्व करने हैं जब तक हमसे लगातार ऐसे 3 से 4 सवाल नहीं बन जाते, ठीक है। फिर आप इस कॉन्फिडेंस में आ सकते हो कि हाँ यार अब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, मैं तुमको गलती बता दूंगा पर होती है, और यही प्रॉब्लम आती है एग्जाम के अंदर। हम पहला सवाल करते हैं, हमसे नहीं बनता, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, अच्छा ऐसे सॉल्व करना था, ओ, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यही तो दिक्कत है, ये जो ओ करके तुमने याद किया है ना, अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे कर लूंगा मैं, ये कभी याद नहीं रहेगा, गारंटी, ये चीज कभी याद नहीं रहेगी, ठीक है। इसीलिए तब तक सवाल सॉल्व करो जब तक लगातार 3-4 सवाल उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के तुमसे बिना देखे नहीं बन जाते। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये, कहीं भी नोट डाउन कर लो, लेकिन कर लो, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब तक मुझसे लगातार 3-4 सवाल नहीं बनेंगे, मैं ये कॉन्सेप्ट के सवाल करते रहूंगा। बच्चों की मेजर दिक्कत मैंने तुमको बता दी कहां पर आती है, यहीं पर आती है कि वो सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ जाते हैं कि यार ये तो हो जाएगा मेरे से, ठीक है कर लूंगा। आपने सॉल्यूशन देखा, आपसे गलती हुई है, अब आप वापस से वो सवाल को एक बार सॉल्व करोगे, ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। आपने सॉल्यूशन देखा, उसको खुद से सॉल्व करो, फिर तीसरे पे जाओ, नहीं बनता है, सॉल्यूशन देखो, खुद से फिर से सॉल्व करो, राइट। सॉल्यूशन देखने के बाद में तब तक करो जब तक सवाल बिना देखे फ्लॉलेसली नहीं हो रहे। अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये चीज भी बहुत बहुत ज्यादा काम आती है आपके रिवीजन में। क्या होता है ना कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज खोलता हूं मैं, ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे सवाल इसमें बन जाएंगे, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं हमसे बनते हैं, कुछ नहीं बनते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिवीजन के टाइम पे हम बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं कि यार कैसे रिवीजन करूं, स्पेशली मैथ्स के अंदर। मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हें क्या चीज फॉलो करनी है। देखो, हमेशा ना सवालों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। पहला वो सवाल जो आपसे बन गया, है ना, एक बार सॉल्व करते ही बन गया। दूसरा वो सवाल जो शायद 1 या 2 बार सॉल्व करने पे आपसे नहीं बना, लेकिन तीसरी बार में बन गया, मतलब 1-2 बार ट्राई करना पड़ा आपको, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन बन गया। और तीसरा ऐसा टाइप का सवाल जो आपसे बना ही नहीं, जिसके लिए आपको सोल्यूशन देखना ही पड़ा, एनसीईआरटी सोल्यूशन देखना ही पड़ा आपको, ठीक है। इस तरीके से हम हर सवाल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लो कि आपने ये सवाल क्या बन गया आपसे, नीचे आ जाओ, टिक मारते जाओ, ठीक है। ऐसा सवाल जो आपसे बन गया है उस पर हमको टिक मारना। जैसे कि देखो यहाँ पर मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया, ठीक है, इसका मेरे से पहले बन गया, दूसरा बन गया। अब क्या हुआ कि तीसरे सवाल को जब मैंने किया तो एक बार करने पर नहीं हुआ, 2 बार करने पर नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार में हो गया, मतलब मुझे थोड़े एफर्ट डालने पड़े। तो मैं ऐसे सवाल पर एक सर्कल मार दूंगा ताकि जब मैं बाद में रिवीजन करने आऊंगा मुझे पता होगा कि यार ये और ये तो मुझसे बन गए थे, ठीक है। इतने कैपेबल तो तुम हो कि अगर तुमसे एक बार 2 बार बन चुके हैं सवाल तो तुम्हारे साथ तुमसे ये सवाल बाद में भी बन जाएंगे। लेकिन जो सर्कल किया हुआ सवाल है, शायद इसमें मुझे दिक्कत आ सकती है फिर से। तो जब रिवीजन करोगे तुम पहली प्रायोरिटी इस सवाल को दोगे कि पहले ये कर लेता हूं,
क्लियर है बात? अब तुम नेक्स्ट थर्ड वाले पे आए, तुमसे थर्ड वाले में सारे बन गए मान लो, वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, शायद फोर्थ सवाल जो है ये आपसे बना ही नहीं, इसका आपको सॉल्यूशन देखना पड़ा। तो आपने क्या किया, उस पर एक स्क्वायर मार दिया, है ना, कि ये सवाल तो मुझसे बना ही नहीं था, मुझे इसका सॉल्यूशन देखना पड़ा था। ठीक है, अब तुम देखो कि जब तुम रिवीजन करोगे तुम्हें पता होगा कि ये वाला सवाल और ये वाला सवाल मुझसे नहीं हुए थे ढंग से, तो मुझे इन्हें प्रायोरिटी पे पहले सॉल्व करना है। इसी ट्रिक के साथ में आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। नहीं तो अब अगर मैं ये नहीं करता कुछ, ठीक है, और जब तुम रिवीजन करने आते तुम सोचो पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है, अब तो गधे घोड़े सब एक समान है, पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है एनसीईआरटी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। क्लियर है बात? ठीक है, और इसमें भी सेम चीज फॉलो करेंगे। अगर आपसे एक सवाल नहीं बना है, इसका आप सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन देखने के बाद में खुद एक बार सॉल्व करोगे खुद से बिना देखे, तब जाके आप मानोगे कि हाँ मुझसे सवाल बन चुका है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यही है, बस यही एक चीज है जिससे कि आप इजीली मैच को कर सकते हो, है ना। अब आपको पता है कि ये सवाल मुझसे बन गया है, इस सवाल में दिक्कत है, ये सवाल मुझसे बन गया है, इस सवाल में दिक्कत है, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत आई और ये सवाल तो बना ही नहीं। ठीक है, अब आप फोकस किस पे करोगे, इस पे और इस पे, फिर ये टिक वालों पे करोगे। एक बार देख लोगे बस कि ये तो आपसे बन गए थे। क्लियर है बात? नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आपको आपके सामने एक पेज भी दिख रहा होगा। एक चीज समझो यार कि मैथ्स में ना मैक्सिमम चैप्टर्स इजी ही हैं। कुछ चैप्टर्स लाइक ट्राइंगल्स, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और लाइक अपना और क्या चैप्टर्स इसमें डिफिकल्ट, और तो चैप्टर्स है नहीं डिफिकल्ट इसमें, हाँ, और सरफेस एरिया, और कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी टफ लगता है तो वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इन 3-4 चैप्टर्स के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स बहुत इजी चैप्टर्स। तो अगर आप मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हो ना, पहले इजी वाले चैप्टर सारे कर लो, रियल नंबर्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद में आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी चैप्टर्स हैं। पॉलिनोमियल्स बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये तो इजीली हो जाएंगे। तो अगर आपको मैथ्स डर लगता है पहले इनको तो करो, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वीकली एनालिसिस। मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमें मैथ्स डेली 1 घंटा करना है, वो चीज तुमको याद है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने क्या किया, ट्राई करो ना कि वीक में 2 चैप्टर खत्म करूंगा मैं, या फिर वीक में एटलीस्ट 1 या 1.5 चैप्टर तो मैं खत्म कर दूंगा। रोज एक एक्सरसाइज करो, कौन मना कर रहा है, रोज एक एक्सरसाइज करो, ज्यादा भी मत करो, कम भी मत करो, रोज एक कर लो बस। मुझे 1 घंटा मैथ्स करना है तो करना है। अब हर वीक में हमको एनालिसिस करना है। क्या होता है ना कि सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलता, टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना। तो क्या है कि हमें दोनों को भी साथ लेके चलना है। क्या करो, कुछ नहीं करना, फालतू टाइम से हम करना नहीं, अपने को इजीली प्रैक्टिस करनी है, इजीली पढ़ाई करनी है। संडे वाले दिन या फिर वीक में किसी भी एक दिन क्या करो कि जो भी चैप्टर आपने इस वीक में पढ़ा है मैथ्स का, 1 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं, 10 से 15 सवाल उन उसमें से निकालो, चैप्टर्स में से, जो भी आपको लग रहा है कि यार ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ऐसे करके 10-15 सवाल उठा लो। आप एनसीईआरटी से उठा सकते हो, आपको उठाना है तो आप पीवाईक्यू से उठा सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। और उन्हें एक जगह पर लिख लो या फिर नोट डाउन कर लो कि यार ये सवाल जो है मुझे अभी टेस्ट के फॉर्म में देने हैं। फिर एक टाइमर लगाओ और ऐसा अज्यूम करो कि तुम्हारी टेस्ट चल रही है और उन 10-15 सवालों को बिना देखे अटेम्प्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि जब तुमने वो सवाल एनसीईआरटी में किया हो तो तुमसे बन गया हो, लेकिन जब तुमने उसको पेपर में किया तो शायद नहीं बने, राइट, क्योंकि उसका बहुत फर्क पड़ता है, उस माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। हर वीक ऐसा करो, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो रहा है ना। अगर तुमने एनसीईआरटी में 10 सवाल किए, 10 में से अगर तुम्हारे 8 बन गए तो हो सकता है कि शायद प्रैक्टिस के टाइम पे 10 में से 6 ही बने, क्योंकि एग्जाम का जो थोड़ा सा माहौल होता है ना, वो थोड़ा हमारा दिमाग पंचर कर देता है, ठीक है जी। इसी कारण से आपको हर वीक एक टेस्ट तो देनी ही है। खुद बनाओ या फिर अपने पेरेंट्स को बोल दो कि पापा एक काम करो, मम्मी एक काम करो, ये अपने सवाल हैं, इनमें से कोई 5-10 सवाल सिलेक्ट करके मुझे दे दो, मुझे टेस्ट करनी चाहिए। पापा मम्मी तो खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे ला ये टिक कर दे, वो टिक कर दे, ठीक है। हर वीक ये चीज़ करो, एनालिसिस होगा, पता चलेगा कहाँ पर तुम रुकते हो, कहाँ पर तुम्हें मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है, और ये सब चीज़ें नोट डाउन करो कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत आती है। एक नोट डाउन करो ना, क्या दिक्कत है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शायद जब वो स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं तो मुझे उसमें बहुत दिक्कत आती है ना, उसमें मुझे मैक्सिमम टाइम लगता है। आपके पास एनालिसिस रहेगा, प्रूफ रहेगा कि मैं कहाँ पर चुकता हूँ, कहाँ पर दिक्कत आती है, और आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। 8 महीने हैं नहीं करेगा तो भी तुम्हारे एग्जाम के लिए ना। तुम सोचो कि कितना ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे खुद को अगर तुम ये चीज़ डेली फॉलो करते हो तो। तुम सोचो ऐसा बच्चा जो वीक में लेट अस सपोज कि सिर्फ 2 या 3 या 4 घंटे मैच करता है वर्सेस ऐसा बच्चा जो वीक में 7 घंटे मैच कर रहा है, राइट? कितना फ़र्क है। तुम लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे अगर तुम डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो। क्लियर है बात? विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने तीनों ही प्रॉब्लम्स का आपको बिल्कुल सटीक सोल्यूशन दे दिया है। मुझे भी पहले लगता था कि यार मैथ्स टफ है, लेकिन जब मैंने बाद में मतलब ऑफ कोर्स जब मेरा स्कूल खत्म हो गया उसके बाद जब मैंने एनालाइज किया यार इस तरीके से मैथ्स को अगर मैं करता तो बहुत ईजीली हो जाता। लेकिन ऑफ कोर्स जो गलतियों से मैं सीखा हूँ वही मैं तुमको बताता हूँ और इसी से मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को इंप्रूव करो। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज अर्थर भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप नए हो इस चैनल का हिस्सा बन सकते हो उस लाल बटन को प्रेस करके, है ना, और इस पटले फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग कि वी आर ट्राइंग कि हम जो है यहाँ पर सबसे बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करें 9th 10th की भी और 11th 12th की भी, है ना। और ऑफ कोर्स हम पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर है ही सही, और हम आग लगा देंगे एग्जाम के अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।